सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाई वाज मेंडल सो सक्सेसफुल। उनके एक्सपेरिमेंट आज भी क्यों याद करे जाते हैं। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे मुझे कुछ आपको समझाना होगा, तो मैं ये स्पेस एक बार यूज़ कर लेती हूँ। आपको मैंने लेसन नंबर 2 में मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो रही थी और एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही थी। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप याद कीजिए, पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं। एंथर के अंदर, इनसाइड अ एंथर देयर इज अ पोलन सैक। एक्चुअली पोलन सैक बाद में बनता है। तो वो जो चेम्बर जो है उसके अंदर स्पोरोजीनस सेल था, याद आया होगा आपको, स्पोरोजीनस सेल। मान लो ये मैंने स्पोरोजीनस सेल बनाया, ठीक है। मैं सिर्फ एक क्रोमोसोम इसमें ले लेती हूँ, हाइट वाला। तो हाइट वाला क्रोमोसोम जो है 4th क्रोमोसोम पर था। तो ये स्पोरोजीनस सेल, ये डिप्लॉइड सेल है। तो उसके पास क्रोमोसोम नंबर 4 डबल में होगा, एक इसके पेरेंट से मिला हुआ, मेल पेरेंट से, एक फीमेल पेरेंट से। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, ठीक है। अब इसमें हाइट की जीन, मान लो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ, मान लो यहाँ हाइट की जीन है, इस लोकेशन पे हाइट की जीन है। तो जब इसने डिवाइड करना है, स्पोरोजीनस सेल जो है डिवाइड करेगा और ये माइक्रोस्पोर बनाएगा जो कि हैप्लॉइड सेल होंगे, और वही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में बदलेगा। तो मतलब ये मियोसिस जब करेगा, मियोसिस करने से पहले ये क्या करेगा, अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाएगा। तो ये क्रोमोसोम नंबर 4 की भी कॉपी बनाएगा, क्रोमोसोम नंबर 4 की कॉपी बन गई। मतलब जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 4 पहले 2 थे, अब वो 4 हो जाएंगे। ओके, नाउ आफ्टर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये जो स्पोरोजीनस सेल है ये 4 सेल्स में बदल जाएगा। वो 4 को मैं माइक्रोस्पोर टेट्राड कहूँगी। अब इन चारों को ये क्रोमोसोम नंबर 4 एक एक मिलेगा। मान लो इसको ब्लैक वाला मिल गया, इसको भी ब्लैक वाला मिला, इसको रेड वाला मिला, इसको रेड वाला मिला। ओके, यही माइक्रोस्पोर अब पोलन ग्रेन में बदलेगा। इसमें से कोई भी एक पोलन ग्रेन जाकर एग से कंबाइन होगा। तो मान लो ये ब्लैक वाला जाके एग से कंबाइन हुआ, तो इसके पास मान लो ये जो हाइट की जीन जो मैंने बताई थी, मान लो ये कैपिटल टी है, ठीक है। तो अब ये क्या लेकर जाएगा एग के पास, ये एग के पास लेकर जाएगा कैपिटल टी वाली जीन। ओके, अब एग में भी इसी तरह से ही जो है मियोसिस हुआ था, और 4 में से 3 जो मेगास्पोर थे वो ख़त्म हो गए थे, सिर्फ एक मेगास्पोर बचा। ओके, मान लो अगर इस वाले पे हाइट के लिए जीन स्मॉल टी है, तो अब ये प्लांट क्या बनेगा, ये बनेगा टॉल। लेकिन ये कैसा टॉल होगा, ये होगा हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब है ये टॉल तो है पर दोनों एलील्स जो हैं वो सेम नहीं है, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। ओके, तो मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करे तो उनको प्योर प्लांट की ज़रूरत थी। प्योर प्लांट मतलब अगर उसके पास हाइट की जीन है तो वो कैपिटल टी ही हो, मतलब होमोजाइगस हो, वो हेट्रोजाइगस ना हो। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है अगर इसी प्लांट का पोलन ग्रेन इसी प्लांट के स्टिग्मा पर रिलीज़ किया जाए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि, मान लो ये टॉल प्लांट है तो पोलन ग्रेन के पास कैपिटल टी और एग के पास भी कैपिटल टी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर ये प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो हो सकता है पोलन ग्रेन में भी स्मॉल टी हो, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन से ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो काफ़ी जनरेशन तक मेंडल सेल्फ पॉलिनेशन करते रहे। उन्होंने मान लो टॉल प्लांट चाहिए तो उन्होंने एक टॉल प्लांट चुना और उसकी वो सेल्फ पॉलिनेशन करते रहे। ओके, अब
ये भी आगे मैं तरीका बताऊंगी ये कैसे पता चलेगा कि कोई प्लांट जो है अगर वो टॉल है वो प्योर टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है। उसके लिए आगे एक टेस्ट क्रॉस है वो हम पढ़ेंगे। तो मतलब उन्होंने टॉल प्लांट चुना, उसकी वो काफ़ी 6-7 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करते गए। जब उन्होंने ये देखा कि एक टॉल प्लांट में आप देखोगे एक बार में कितने ही मटर उगते हैं, कितने ही मटर के सीड हैं, और वो जितने ही उगा रहे हैं वो सारे के सारे टॉल ही उगते जा रहे हैं। 6-7 जनरेशन तक प्लांट टॉल ही उगते जा रहे हैं, कोई भी डॉर्फ प्लांट बीच में नहीं आ रहा है। तो मतलब उनका जो अब ये प्लांट है वो प्योर टॉल हैं। तो काफ़ी टाइम तक सेल्फ पॉलिनेशन कराकर उन्होंने ये एश्योर कर लिया कि उनके पास जो भी कैरेक्टर है, चाहे वह हाइट का है, चाहे वो फ्लावर कलर का है, वो प्लांट जो है वो प्योर है। प्योर मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। अगर वो टॉल है तो उसके अंदर इस तरह की जीन है, अगर उसका वायलेट फ्लावर है तो उसके अंदर इस तरह की जीन है। ये असर्टेन करने के लिए वो काफ़ी जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करते रहे। तो उनका सक्सेस का पहला जो कारण था, मेंडल वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही यूज्ड प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज़। ठीक है, उनके जो मटेरियल था वो प्योर था। देन उन्होंने सिर्फ वो कैरेक्टर्स लिए जिनमें लिंकेज नहीं थी। लिंकेज का मतलब कि अगर जैसे हाइट की बात कर रही हूँ मैं, अगर क्रोमोसोम नंबर 4 में हाइट की जीन है, अगर उसी में फ्लावर कलर की भी जीन होती, सेम क्रोमोसोम नंबर 4 में ही अगर ये दोनों जीन आपस में लिंक होती, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स लिए वो जो है या तो सब अलग अलग क्रोमोसोम पे थे, या अगर सेम पे भी थे तो बहुत दूर दूर थे, उनके आपस में कोई लिंकेज नहीं थी। लिंकेज के बारे में आगे पढ़ेंगे। देन जो कैरेक्टर उन्होंने लिए वो बड़े क्लियर थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। मतलब एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि मिडल वाला हाइट वाला तो वो सोचें कि भाई ये टॉल है या डॉर्फ है। ओके, सो दिस वॉज द नेक्स्ट रीज़न फॉर हिज सक्सेस। देन एक टाइम पर उन्होंने 1 या 2 कैरेक्टर्स ही स्टडी किए, ऐसा नहीं कि सातों के सातों कैरेक्टर वो एक ही एक्सपेरिमेंट में स्टडी करने लगे। देन उन्होंने जो भी ये एक्सपेरिमेंट किए ये 3 जनरेशन तक वो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। मान लो एक पी प्लांट लिया, ओके, उसकी किसी दूसरी पी प्लांट से क्रॉसिंग कराई, पहली जनरेशन के प्लांट मिले। उसके बाद उसकी उसी से सेल्फिंग कराई, दूसरी जनरेशन के प्लांट मिले। फिर उसकी सेल्फिंग कराई तीसरी जनरेशन तक, मतलब तीसरी जनरेशन तक वो अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे। और एक टाइम पर उन्होंने बहुत बड़ा उनका सैंपल था, कई बार एक टाइम पे 10-10 हज़ार पौधे भी उन्होंने लिए। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी करे। रेसिप्रोकल प्रोसेस मतलब अगर 2 प्लांट की उन्होंने जो है क्रॉसिंग कराई तो जो आगे नया प्लांट हुआ इसकी इन्होंने फिर पेरेंट प्लांट से क्रॉसिंग करा के फिर देखा कि अब क्या बनता है। तो काफ़ी जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरह के करे। देन जो उन्होंने पी प्लांट लिया वो पी प्लांट जो है वो काफ़ी यूज़फुल रहा उनके लिए, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है। मतलब इसकी सेल्फ पॉलिनेशन भी कराई जा सकती है और इसकी क्रॉस पॉलिनेशन भी कराई जा सकती है, क्योंकि एक ही फ्लावर में जो है मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं। चाहे तो सेल्फ पॉलिनेशन करा लें या फिर यहाँ से एंथर लेके किसी और प्लांट के ऊपर पोलन ग्रेन डस्ट कर दें, चाहे क्रॉस, मतलब इसको कंट्रोल्ड वे में इसकी ब्रीडिंग कराई जा सकती है। ओके, उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि कोई फॉरेन पोलन ग्रेन इनके प्लांट्स पे है, उसके लिए वो बैगिंग कर दिया करते थे। उन्होंने हर एक जो एक्सपेरिमेंट उसका उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रखा। ओके, काफ़ी सारे ऑफस्प्रिंग्स पे उन्होंने स्टडी करी और उन्होंने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले भी लगाए, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी उसकी दी। मतलब वो पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट में मैथ्स के फॉर्मूला भी लगाए। नेक्स्ट, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट? ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पी प्लांट लेने का उनको क्या फ़ायदा था? पी प्लांट की प्योर वैरायटीज़ अवेलेबल थी, या उन्होंने बार बार सेल्फिंग करके, मतलब उसमें सेल्फिंग करना पॉसिबल था क्योंकि वो एक बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जो है रिलीज़ किया जा सकता है। और उसमें बड़े ही इजीली वो जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो दिखते हैं, हमें ढूंढने नहीं पड़ते, आसानी से वो कैरेक्टर्स जो हैं दिखते हैं। उसमें कंट्रोल ब्रीडिंग भी करी जा सकती है, सेल्फ और क्रॉस दोनों तरह की ब्रीडिंग करी जा सकती है। एंड इसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, लगभग
3 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है। मतलब अगर मैं आज मटर का बीज उगाऊंगी तो 3 महीने में उसमें जो है फ्रूट्स लग जाएंगे, नया नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो उनको काफ़ी साल रुकना नहीं पड़ा। एक टाइम पे काफ़ी सारे सीड्स उन्हें मिल जाते थे। तो मतलब सैम्पलिंग यूनिट जो है वो लार्ज था। ओके, एंड इट कैन बी ग्रोन ईजिली, आसानी से उगाया जा सकता है गार्डन में। और इनके जो इनके हाइब्रिड्स हैं, 2 प्लांट को क्रॉस करने के बाद जो प्लांट मिल रहा है वो फर्टाइल प्लांट है, मतलब वो भी आगे सीड बनाएगा, अगला प्लांट जो है वो भी सीड बनाएगा। तो ये फ़ायदे थे पी प्लांट के कि उसको आसानी से गार्डन में उगाया जा सकता है। वो बाइसेक्शुअल प्लांट है, सेल्फिंग भी हो सकती है, क्रॉसिंग भी हो सकती है। देन सैम्पल यूनिट बहुत ज़्यादा है, उसका लाइफ स्पैन छोटा है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स, उसको हैंडल करना इजी है, इसलिए पी प्लांट जो है उनको उसका फ़ायदा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि मेंडल का वर्क जो था, ये अब आपको जान के हैरानी होगी, जब मेंडल ने ये वर्क किया, उन्होंने अपना जो वर्क है वो पब्लिश किया, तो उनके वर्क को उतनी पहचान नहीं मिली। काफ़ी लोगों ने उनके एक्सपेरिमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी डेथ के बाद जो है उनके काम को पहचान मिली। ओके, सो रीज़न क्या थे कि वाई वॉज हिज वर्क अनएप्रिशिएटेड। लगभग 34 साल तक उनके काम पे किसी का ध्यान नहीं गया। तो पहला कारण यह है कि उन्होंने जो भी वर्क किया उन्होंने उसे एक जर्नल में पब्लिश किया, एंड दैट जर्नल वॉज प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी। तो ये जर्नल जो है ये उतना सर्कुलेट नहीं होता था, ज़्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं। दूसरा, एक प्लांट था हायरेशियम, ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा प्लांट था जिसमें मेंडल ने जो भी काम पी प्लांट पर करे, जब वो सेम स्टडी उन्होंने इस प्लांट पे करी तो वो रिजल्ट कुछ और आए। जैसे पी प्लांट में उन्होंने जब एक प्लांट टॉल लिया, दूसरा डॉफ लिया, तो जो पहली जनरेशन के सारे प्लांट टॉल थे। यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ नहीं हुई। तो उनका जो एक तरह की एक डाउट रेज हुआ कि जो सिर्फ क्या पी प्लांट में ही है, क्या ये यूनिवर्सल नहीं है। उनको लगा कि शायद मेरी जो स्टडी है वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि जो पी प्लांट में रिजल्ट आए वो हायर एशिया में नहीं आए। तो आप थोड़ा सा याद करना, जो मैंने आपको एपोमिक्सिस बताया था, हायर एशिया में एक्चुअली एपोमिक्सिस है। ठीक है, तो वो उस वक्त पे उनको नहीं पता था, मतलब हायर एशिया में प्योर लाइंस उन्हें नहीं मिली। तो जो पी प्लांट वाले रिजल्ट थे वो इनको इस प्लांट के साथ नहीं मिले, तो वो थोड़े से डाउटफुल हो गए। नेक्स्ट जो है, इतना साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लैक ऑफ एग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी। वो अपना जो बहुत ज़्यादा फर्म होके वो अपने लिए लड़ नहीं पाए। नेक्स्ट जो है, मैं सारे पॉइंट्स नहीं ले रही। मेंडल ने जो जीन्स थी उनको फैक्टर्स माना, और उन्होंने कहा जो फैक्टर्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते। अगर मिक्स होते तो शायद टॉल और ड्वार्फ वाले फैक्टर मिक्स होके शायद मिडिल हाइट वाला प्लांट बनता। ये जो है काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई। ओके, फिर उन्होंने कुछ मैथमेटिकल फार्मूला लगाए थे, वो लोग जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए। एंड ही एक्चुअली हैड नो प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। उन्हें नहीं पता था फैक्टर्स एक्चुअली क्या हैं, कहाँ हैं। तो ये चीज़ें जो थी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन उनके डेथ के बाद काफ़ी सालों बाद उनका वर्क दोबारा जो है रिकग्नाइज किया गया, एंड 1884 में लगभग उनकी जो डेथ के 1884 में डेथ के बाद 1900 में 3 वर्कर्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। ओके, इंडिपेंडेंट एक साथ इन्होंने नहीं, अलग अलग काम कर रहे थे, और इनको मेंडल की जो है वो पेपर्स मिले, और इनको इनकी स्टडी और मेंडल की स्टडी में कुछ समानताएं मिली। कौन से थे वो साइंटिस्ट? ह्यूगो डी व्रीज, क्रिस कार्ल कॉरेंस है एक्चुअली, एंड शर्मैक। ठीक है, सिर्फ मैं जो है इनके जो मेन नाम जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो ले रही हूँ। सो ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड शर्मैक, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके वर्क को रीडिस्कवर किया। कॉरेंस ने मेंडल ने जो अपने कुछ स्टडी के बाद कुछ जनरलाइजेशन करी थी उनको लॉज में बदल दिया। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कॉरेंस ने, ये मेंडल के लॉ स्टडी
के बेसिस पे, पर बनाए कॉरेंस ने हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने, ये जो लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनको मेंडल्स लॉ कहा जाता है, बट ये मेंडल ने खुद ने नहीं कहा था कि ये लॉ है, कॉरेंस ने उनकी स्टडी के बाद कहा कि ये 2 लॉज उन्होंने जो है वो बनाए। देन ह्यूगो डे व्रिस, उन्होंने मेंडल के पेपर जो है पढ़े और उसको दोबारा पब्लिश कराया फ्लोरा जर्नल में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सक्सेस बिहाइंड मेंडल्स वर्क, सक्सेस क्यों उनका जो है काम जो इतना सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल इसलिए मैं कह रही हूँ कि पी प्लांट पे उनका काम सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मैंने आपको रीजंस बताया, उन्होंने प्योर पी प्लांट लिए, 3 जनरेशन तक वो उसका काम करते रहे। फिर पी प्लांट के फ़ायदे क्या होने वो बताया, लेकिन फिर भी उनका काम जो है लोगों तक उतना पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जर्नल उतनी ज़्यादा जो है पॉपुलर नहीं थी। फिर उनके वो बता नहीं पाए कि फैक्टर्स क्या हैं, और मैथमेटिकल फार्मूला जो उन्होंने लगाए वो लोग ज़्यादा समझ नहीं पाए। तो ये जो आज मैंने आपको बताया कुछ थियोरेटिकल चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा जल्दी जल्दी कराया, इसमें उतना कुछ खास नहीं है। मेन ये ज़रूर देखना है आपने कि कौन सी क्रोमोसोम पे कौन सा कैरेक्टर है, कौन डोमिनेंट है, ये जो 2 पेजेस हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो इसके बाद हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट और उन्होंने जो क्रॉस करी उसके बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।